इस लेक्चर में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर रहे हैं। एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में दो मेन पार्ट्स होते हैं, तो रोटर होता है और स्टेटर होता है। स्टेटर मतलब इंडक्शन मोटर का स्टेशनरी पार्ट विच डजंट रोटेट एट ऑल, आउटर फ्रेम जिसको बोलते हैं। इसके अंदर जो बाइंडिंग होती है उसको स्टेटर बाइंडिंग बोलती है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर को जो हम सप्लाई देते हैं 3 फेज सप्लाई देती है, 3 फेज सप्लाई रहती है। और यहाँ पे जो बाइंडिंग की जाती है वो इधर स्टार कॉन्फ़िगरेशन और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, ये हम सेकंड ईयर में पढ़ के आए हैं 3 फेज एसी सर्किट्स में कि जो सप्लाई कनेक्शंस होते हैं वो आपके स्टार कनेक्टेड हो सकते हैं, डेल्टा कनेक्टेड हो सकते हैं। अच्छा, होता क्या है, जैसे ही हम ये 3 फेज सप्लाई देते हैं इसकी स्टेटर बाइंडिंग में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसके बीच में, स्टेटर और रोटर के बीच में। एयर गैप में जो एयर गैप होता है वहां पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वर्ड जो है आपको फेमिलियर होगा। जब हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया कि रोटर को रोटेट होने के लिए, मोटर को रन करने के लिए एक कंडीशन मस्ट है। दैट कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, नॉट द alternating or pulsating magnetic field. So as soon as the 3 phase supply is connected to the stator binding, it produces a rotating magnetic field in the air gap between stator and rotor conductors. तो ये स्टेटर के बारे में हो गया, आपको डायग्राम दिखा है। आउटर फ्रेम में यहाँ पे स्टेटर बनाया गया है और 3 फेज बाइंडिंग कनेक्ट की गई है। इसके कनेक्शन ऐसे होते हैं कि दे आर इन स्टार और इन डेल्टा। जो दूसरा मेन पार्ट है वो है आपका रोटर। यहाँ दो तरह के रोटर दिख रहे हैं, दो प्रकार के रोटर होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटर और डिपेंडिंग ऑन द रोटर बाइंडिंग। द रोटर मे बी आइदर स्क्विरल केस टाइप, ये जो कंस्ट्रक्शन है वो स्क्विरल केस टाइप का हम देख के आए। स्क्विरल केस टाइप में जो हम एल्यूमिनियम कॉपर के बार यूज करते हैं। और दूसरा कंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सा होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यहाँ पे बाइंडिंग्स यूज की जाती है, यहाँ बाइंडिंग्स नहीं होती है, यहाँ पे बाइंडिंग्स यूज की जाती है और स्लिप रिंग्स भी यूज की जाती है। जो रोटर होता है वो क्या है, रोटेटिंग पार्ट है ना। आर्मेचर बाइंडिंग इज ओवर द रोटर। इस पे भी 3 फेज बाइंडिंग होती है। अच्छा, रोटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, शाफ्ट के थ्रू मैकेनिकल रूप से कनेक्ट करते हैं। सो 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी दो ही मेन पार्ट्स होते हैं आपका, एक तो रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ये। जैसे अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है। जैसे ही हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वह विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, मतलब स्टेटर के रिस्पेक्ट में सिंक्रोनस स्पीड से रन होती है। मतलब उसकी जो स्पीड होती है रोटेशन करने की वह कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। अच्छा, जब ये फील्ड रन होती है मतलब रोटेट होती है, तो जो फील्ड रोटेट हो रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मतलब तो स्टेशनरी रोटर कंडक्टर जो है तो उनको क्या करेगी, वो कट करेगी, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और कंडक्टर जो है आपका स्टेशनरी है। तो क्या होगा, वो रोटर कंडक्टर को कट करेगी। जब रोटर कंडक्टर कट होंगे तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से वो रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा, चूंकि रोटर के कंडक्टर चाहे दोनों कंस्ट्रक्शन हो, स्क्विरल केज का कंस्ट्रक्शन हो या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन हो, दोनों में रोटर के जो कंडक्टर्स होते हैं बाय द एंड रिंग दे आर शॉर्ट सर्किटेड। मतलब रोटर के कंडक्टर शॉर्ट सर्किट होने के कारण उनमें करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस हुआ और शॉर्ट सर्किट है हमारा तो करंट भी फ्लो होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया यहाँ पे जिसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तथा रोटर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ना। क्या किया था, स्टेटर बाइंडिंग में हमने स्टेटर बाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट किया था। 3 फेज सप्लाई के कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई थी। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटर कंडक्टर को कट कर रही थी। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रोटर कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, जिसके कारण से उसमें करंट फ्लो हो रहा था। तो ये दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम पहले पढ़ के आए हैं। तो क्या होता है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, लॉरेंस फोर्स, है ना। अच्छा, इस फोर्स के कारण क्या होता है, टॉर्क डेवलप होता है। और टॉर्क डेवलप होता है तो क्या होगा, जो रोटर कंडक्टर को रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो रोटर कंडक्टर रोटेट होंगे तो ओवरऑल टॉर्क जो है वो रोटर को रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि रोटर किस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो इसको समझने के लिए हम लेंज लॉ को यूज कर सकते हैं। लेंज लॉ क्या बोलता है, इफेक्ट अपोजेस द
कॉज, जो इफेक्ट होता है हमेशा वो कॉज का अपोज करता है। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या है? इफेक्ट जो है वो है टॉर्क डेवलप्ड ऑन कंडक्टर्स, है ना। जो कंडक्टर है रोटर कंडक्टर्स में टॉर्क जो डेवलप हुआ है वो इफेक्ट है, और उसका कॉज क्या है? कॉज है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसी कारण से ही तो टॉर्क डेवलप हुआ है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस के जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसके कारण से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के कारण से उसमें टॉर्क डेवलप हुआ, टॉर्क डेवलप हुआ। तो जो टॉर्क है वो किसका अपोज करेगा? वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। तो होता क्या है कि इस अपोजिशन में जो टॉर्क डेवलप होता है वो रोटर को इस तरह से रोटेट करने लगता है, मतलब उसको अपोज करने के लिए उसको रोटर को भी उसी डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है। इससे होगा क्या कि वो ये चाहता है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो कम से कम हो। तो उस रिलेटिव मोशन को कम करने के लिए रोटर ऑल्सो स्टार्ट्स टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, in the same direction in which the rotating magnetic field is already rotating. So this is the principle of operation of three phase induction motor. इसको जो है हम डायग्राम से भी देखते हैं आगे कि कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाया है, दिस इज द वन कॉइल, एक सिंगल कॉइल है, 2 टर्न्स कह सकते हैं, कुछ टर्न्स की एक कॉइल है। इस पे हमने क्या किया है, इसके एंड्स पर ये पॉजिटिव है, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया है ना। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स क्या होगा? इस समय इसकी पोलैरिटी प्लस है, यहाँ पे तो माइनस है, तो कुछ देर बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही फॉर द अप्लाइड पोलैरिटी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पोल्स बन रहे हैं उसमें नॉर्थ पोल की डायरेक्शन ये है सपोज, है ना। फॉर ए पर्टिकुलर पोलरिटी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, इफ द पोल्स, जो पोल डेवलप हो रहा है उसकी पोलरिटी सपोज ये है, तो ये नॉर्थ पोल, अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल कहाँ होगा? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि यहाँ पे दिखा नहीं है, इस फिगर में नहीं दिख रहा है ना साउथ पोल। समझ में आया कि नहीं? ये है फॉर ए पर्टिकुलर पोलरिटी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुए है वो इस प्रकार से है कि उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे। हमको पता है ना, जब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? वो भी अल्टरनेटिंग होगी। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, फ्लक्स जो डेवलप होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके पोल्स भी अपने आप को चेंज करते रहेंगे। तो फॉर दिस पोलरिटी सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल, इसके अपोजिट क्या होगा? साउथ पोल। इस नेक्स्ट फिगर में देखें, जब पोलरिटी चेंज हो गई, नेक्स्ट हाफ साइकिल आई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। अब इस पोलरिटी के लिए नॉर्थ पोल कहाँ है? ये। इन दोनों फिगर को मैं अगर बोलूं तो इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट जब लगाया जाता है किसी कॉइल में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं, वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। फॉर इस पर्टिकुलर पोलरिटी के साथ नेगेटिव नॉर्थ पोल यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर पोलरिटी के साथ नॉर्थ पोल यहाँ पे। मतलब क्या है, जब नॉर्थ पोल यहाँ है तो साउथ पोल यहाँ होगा, और जब ये पोलरिटी है तो नॉर्थ पोल यहाँ बन गया और साउथ पोल यहाँ बन गया। ये एक कॉइल के साथ हुआ। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये तो कॉइल वही की वही है। अब मैंने एक दूसरी कॉइल और है, वो उसको 120 डिग्री फिजिकली अपार्ट रख दिया पहली कॉइल से, उसमें भी मैंने यही पोलरिटी लगाई। तो उसमें भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर पोलरिटी के लिए उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में बन रहा है और उसका साउथ, दूसरी पोलरिटी के लिए उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो पहले ये एक सिंगल कॉइल थी, फिर दूसरी कॉइल 120 डिग्री अपन ने इसके फिजिकली अपार्ट रखी, तो उसकी नॉर्थ पोल और उसका नॉर्थ पोल इस तरह से बन रहा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं एक तीसरी कॉइल और रखने जा रहा हूं जो एक इससे भी 120 डिग्री अपार्ट है। देखते हैं, ये देखो यहाँ पे तीसरी कॉइल रखी अपन ने, यहाँ पे तीसरी कॉइल रखी, तो ये ब्लू वाला वेक्टर जो है वो नॉर्थ पोल बता रहा है किसी एक पोलरिटी की अप्लाइड वोल्टेज के लिए, और दूसरे पोलरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज के लिए नॉर्थ पोल उसका यहाँ पे। अब क्या होगा, जब तीनों कॉइल में हम साइनोसॉइडल वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे, तो इसमें क्या हर एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और हर एक साइकिल में वो अपने पोल्स को चेंज करेगी। किसी एक डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बन रहा है तो दूसरे पोलरिटी के लिए दूसरे डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बनेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मैग्नेटिक फील्ड हो गई एक स्पेस में, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, एक ही जगह 3 मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि जब हम तीनों कॉइल्स को अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग है। सपोज 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग को मैंने
3 फेज सप्लाई दी है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तीनों फेजेस में जो तीनों वाइंडिंग्स हैं वहां पे अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो गई है, लेकिन जब इनका एक रिजल्टेंट निकालते हैं तो तीनों मैग्नेटिक फील्ड का एक रिजल्टेंट आता है जो कि कितना होता है 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, है ना। यहाँ पे तीनों कॉइल्स में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स है उसके 1.5 टाइम्स क्या होता है रिजल्टेंट एट एनी टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो तीन फील्ड ना होकर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका रिजल्टेंट क्या है 1.5 टाइम्स। अच्छा, वो तीनों फील्ड रोटेट हो रही हैं तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये भी रोटेट होगी। देखिए अब ये इस डायरेक्शन में है, थोड़ी देर बाद इसकी डायरेक्शन ये नीचे हो गई, फिर ये अपने आप को ऊपर जा रहा है, फिर और ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है ना। अब ये अपन ने इसको क्या समझाने की कोशिश की, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है वेन एवर थ्री फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू स्टेटर वाइंडिंग अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेटर वाइंडिंग, जो कि इस तरह से होती है। ओके, एक टर्म और आती है स्लिप। यहाँ पे ns माइनस एन अपॉन एन, स्लिप जो है वो क्या है, वो डिफरेंस है बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड मतलब क्या, रोटर की स्पीड है ना, और सिंक्रोनस स्पीड मतलब क्या, स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमने थ्री फेज वाइंडिंग को जो सप्लाई दी है उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है उसका जो स्पीड ऑफ रोटेशन है दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड, और जो स्पीड ऑफ द रोटर है दैट इज नॉट इक्वल टू ns, है ना। दोनों में फर्क, ns और n दोनों बराबर नहीं होते, मतलब रोटर की स्पीड कभी भी जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है उसके बराबर नहीं होती, और उन दोनों का डिफरेंस हम कैसे देते हैं, स्लिप से देते हैं। ऐसा क्यों होता है, वाई द रोटर की स्पीड इज लेस देन द why the rotor speed is less than the synchronous speed, because यहाँ पे कुछ शाफ्ट और बियरिंग में स्लिप रिंग्स भी है, कार्बन ब्रशेस है, तो वहां पे क्या होगा, शाफ्ट और बियरिंग कारण कुछ मैकेनिकल फ्रिक्शन होगा। इसके अलावा स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस है दैट आल्सो लिमिट्स द स्पीड ऑफ द रोटर, और कुछ विंडेज लॉसेस भी होते हैं। मतलब क्या है, जब रोटर रोटेट होता है तो वो जो इस एयर को कट करता है, मतलब it has its some energy is spent to overcome the resistance offered by the air. That's why n is always less than, means the speed of rotor is always less than the synchronous speed. Synchronous speed means speed of rotating magnetic field. Now hysteresis motor, this is the last topic of this unit. हिस्टेरेसिस मोटर जो है वो छोटी मोटर्स होती हैं और उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा ही होता है। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है, The principle of operation of the hysteresis motor is the hysteresis losses. हिस्टेरेसिस हम देख चुके हैं, ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था हिस्टेरेसिस क्या होता है। ठीक है, ये एक वो लॉस होता है जो कि किसी आयरन पार्ट या किसी मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण से प्रोड्यूस होता है ना। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी आयरन पार्ट या मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक पोलरिटी के लिए अल्टरनेटिंग फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्हेन द पोलरिटी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज चेंजेस देन इट हैव टू बी बिकम डीमैग्नेटाइज एंड अगेन मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जब हम सोर्स हटा लेते हैं तो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, सम डिले इज देयर, दैट डिले इज यूज्ड एज प्रिंसिपल ऑफ दिस हिस्टेरेसिस मोटर, है ना। दो ही चीज होती हैं इसमें, जैसे अदर्स मोटर में होती है, स्टेटर होता है, रोटर होता है। स्टेटर में सिंगल फेस, मैंने बोला है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का जैसा कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब दो बाइंडिंग्स होंगी, एक तो मेन बाइंडिंग होगी और ऑक्सिलरी बाइंडिंग होगी। मेन बाइंडिंग का पर्पस और ऑक्सिलरी बाइंडिंग का पर्पस अपन पढ़ के आए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में। ऑक्सिलरी बाइंडिंग जो है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग कहलाती है। इसका पर्पस जो है वो क्या है, फेस को स्प्लिट करना, मतलब सिंगल फेस सप्लाई जैसे दी जाती है इसको तो वो उसको टू फेस में कन्वर्ट कर देती है। ओके, अच्छा, इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे, स्प्लिट फेस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। रोटर जो है वो यहाँ रोटर जो है बाइंडिंग्स यूज नहीं होती, यहाँ पे रोटर जो है एक ऐसे हार्ड मटेरियल का यूज होता है जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रोम स्टील यूज करते हैं। एक ऐसा हार्ड मटेरियल यूज करते हैं विच इज मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे रोटर ऐसे मटेरियल का बना है, हार्ड, हम कह रहे हैं ना हार्ड मटेरियल है। और हम हिस्टेरेसिस में हमने पढ़ के आए थे कि हिस्टेरेसिस जो कर्व होता है वो इट में बी थिन और मे बी थिक डिपेंडिंग ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अगर मटेरियल सॉफ्ट है, मतलब इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो जाता है तो उसका हिस्टेरेसिस का थिन होता है, जबकि ऐसा मटेरियल विच इज हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड हार्ड टू डीमैग्नेटाइज
द हिस्टेरेसिस कर्व ऑफ सच मटेरियल इज वेरी थिक। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हम ऐसे मटेरियल के यूज कर रहे हैं जो कि आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होता है और आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, मतलब उसका हिस्टेरिस लॉस है वो ज्यादा होना चाहिए, है ना। कोई बाइंडिंग यूज नहीं होती है, लूप एरिया जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे काम करती है ना। अच्छा, जैसे ही हम स्टेटर को ऐसी सप्लाई देते हैं तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की तरह विद द हेल्प ऑफ मेन बाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी बाइंडिंग, इसमें भी क्या होता है, कांस्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। दिस रोटेटिंग फील्ड लिंक विद द रोटर, so it induces EMF, and due to this EMF a current flow in the rotor conductors which is called AD current। यहाँ पे AD करंट यूज किया है सबसे पहले, है ना। हिस्टेरेसिस तो यूज किया ही है, साथ में सबसे पहले क्या यूज किया है, AD करंट फ्लो होता है ड्यू टू एडी करंट लॉसेस, है ना, जिससे एडी करंट टॉर्क डेवलप होता है। पता है ना कि जब भी करंट फ्लो होगा रोटर कंडक्टर, मतलब वही करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस करेगी रोटर कंडक्टर में, रोटर में, तो एडी करंट के कारण से उसमें टॉर्क डेवलप होगा जिससे रोटर रोटेट होने लगता है। लेकिन अभी सिर्फ एक ही चीज पिक्चर में है, कौन सी चीज पिक्चर में है, वो है एडी करंट टॉर्क, मतलब अभी जो रोटर रोटेट हो रहा है वो एडी करंट टॉर्क के कारण डेवलप रोटेट हो रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, क्योंकि हाँ हिस्टेरेसिस यूज कर रहे हैं, फिनोमिना हिस्टेरेसिस फिनोमिना यूज कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि अभी एक और करंट फ्लो होने वाला है, एक टॉर्क और डेवलप होने वाला है। जो करंट फ्लो होने वाला है वो किस कारण से हो रहा है, हिस्टेरेसिस फिनोमिना के कारण से, और जो टॉर्क डेवलप होने वाला है मतलब वो हिस्टेरेसिस करंट के कारण से। लेकिन इस समय हिस्टेरेसिस टॉर्क नहीं है, बिकॉज हिस्टेरेसिस इज इटसेल्फ इज अ डिलेड फिनोमिना। तो कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद मतलब किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल यूज्ड। तो कुछ देर बाद हिस्टेरेसिस टॉर्क भी डेवलप हो जाता है। जब स्टेटर और रोटर के बीच में सिंक्रोनिज्म हो जाता है, मतलब अब क्या, रोटर ने रोटेशन स्टार्ट कर दिया ना, तो पहले एडी करंट टॉर्क से स्टार्ट हुआ था, बाद में हिस्टेरेसिस टॉर्क आ गया, मतलब रोटर की स्पीड बढ़ गई। एज सून एज द रोटर starts to achieve the synchronism with the stator, we can say that rotor has achieved synchronism with the stator। तो क्या होता है यहाँ पे एडी करंट टॉर्क जो है वो वैनिश, मतलब खत्म हो जाता है। अब दोनों के बीच में क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि एडी करंट टॉर्क तभी डेवलप हुआ था when there was a relative motion between the magnetic field, rotating magnetic field and the rotor conductor। लेकिन चूंकि दोनों के बीच में सिंक्रोनिज्म हो गया है, दोनों एक स्पीड से रोटेट हो रहे हैं, इस कारण से अब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वो एडी करंट टॉर्क जो है वो खत्म हो जाता है। अब मोटर जो रन होती है वो सिर्फ किस कारण से होती है, हिस्टेरेसिस टॉर्क के कारण। तो वी कैन से एट स्टेडी स्टेट कंडीशन मैग्नेटिक पोल्स आर इंड्यूस्ड इन बोथ स्टेटर एंड रोटर, बट रोटर में जो फ्लक्स इंड्यूस होता है वह कैसा होता है, हिस्टेरेसिस के कारण डिलेड होता है। इसलिए पोल्स जो बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, देर से बनेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों के जो मैग्नेटाइजेशन एक्सिस है उनके बीच में कुछ एंगल बनता है ना। कौन से दो मैग्नेटाइजेशन एक्सिस यहाँ पे दिख रहा है, एक तो आपको ये वाला एक तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक एक्सिस है, और एक जो है ये दिस इज द एक एक्सिस है जो कि स्टेटर फ्लक्स के कारण से है, और ये वाला एक्सिस है वो रोटर के फ्लक्स के कारण से डेवलप हुआ है। मतलब क्या है कि दोनों के मैग्नेटाइजेशन एक्सिस के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। सो व्हेन देयर इज सम एंगल बिटवीन दीज टू मैग्नेटाइजेशन एक्सिस, तो उससे होगा क्या कि एक मैग्नेटाइजेशन एक्सिस जो है वो जो स्टेटर फ्लक्स के कारण, इसी कारण से मैग्नेटिक पोल्स बनेंगे। फिर कुछ देर बाद जो है इसकी फील्ड के कारण से भी क्या होगा, कुछ पोल्स बनेंगे। तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, मतलब क्या है कि जो पोल्स बन रहे हैं वो कुछ डिले के बाद बन रहे हैं ना, जिससे रोटर रोटेटिंग स्टेटर के साथ एक अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है। सो ए हिस्टेरेसिस टॉर्क इज डेवलप्ड दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द रोटर। जितना ज्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, हिस्टेरेसिस टॉर्क भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब क्या होगा, जितना एंगल जितना ज्यादा होगा, टॉर्क भी उतना ही ज्यादा होगा। सो दिस इज द working operation of the hysteresis motor. It mainly depends on the hysteresis loss। तो इसका एप्लीकेशन जो है वो है ऐसी जगह यूज करते हैं, यहाँ पे साउंड जनरेशन करते हैं, साउंड जनरेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड रिप्रोडक्शन, मिक्सिंग ऑफ साउंड। यहाँ पे साइलेंस बहुत जरूरी होते हैं, नॉइज नहीं होना चाहिए, तो नॉइजलेस ऑपरेशन यूज करते हैं, टेलीप्रिंटर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स में, और भी कई इसके एप्लीकेशंस है। सो इन दिस वे वी फिनिश द
4th unit, electrical machines. Thank you.